नमस्कार दोस्तों। ग्लोबल पॉलिटिक्स में सीमाओं को लेकर विवाद कोई भी बड़ी बात नहीं है। इतिहास गवाह है कि जब भी किसी देश की बॉर्डर पर तनाव बढ़ता है, इसका असर सिर्फ उन दो देशों या फिर कुछ देशों तक सीमित नहीं रहता है, बल्कि पूरी दुनिया पर असर पड़ता है। आज से फ्रेंड्स, इस वीडियो से हम एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं, जहां पर एवरी संडे हम दुनिया के प्रमुख सीमा विवादों, मेजर बॉर्डर डिस्प्यूट को विस्तार से समझेंगे। उनके इतिहास, उनके कारण और उनके प्रभाव को आसान भाषा में डिस्कस करेंगे। इस सीरीज के पहले एपिसोड में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे विवाद की जिसने अमेरिका और वियतनाम को सीधा युद्ध के मैदान में खड़ा कर दिया था, गल्फ ऑफ टोंकिन इंसिडेंट। इस वीडियो में हम गल्फ ऑफ टोंकिन इंसिडेंट क्या है और कैसे शुरू हुआ, इसको लेकर बात करेंगे। कैसे इस घटना ने अमेरिका को वियतनाम युद्ध में घसीट लिया, इसका ग्लोबल पॉलिटिक्स पर क्या असर पड़ा, तो सारी चीजें हम इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो काफी मजेदार होने वाला है, वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा। इस मुद्दे को लेकर बहुत सारी क्लैरिटी आपको मिलने वाली है। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। गल्फ ऑफ टोंकिन इंसिडेंट की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये जगह इतनी महत्वपूर्ण क्यों है, ये विवाद क्यों चल रहा है, इतिहास में इस जगह का कनेक्शन क्या है, चलिए इसे डिटेल में समझते हैं। टोंकिन की खाड़ी कहाँ पर है और ये इतनी जरूरी क्यों है, पहले इस पर चर्चा करते हैं। टोंकिन की खाड़ी साउथ चाइना सी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये वियतनाम और चीन के बीच स्थित है। एक तरफ वियतनाम का तट है और दूसरी तरफ चीन का गुआंगशी प्रांत और हेनान द्वीप है। अब सवाल उठता है कि यह इलाका इतना अहम क्यों है। देखो, सीधी सी बात है, इस खाड़ी में तीन बड़े कारणों से विवाद चल रहा है। पहला है नेचुरल ऑयल एंड गैस रिजर्व। इस खाड़ी में बहुत बड़े पैमाने पर मौजूद हैं प्राकृतिक तेल और गैस के भंडार। ये एनर्जी सिक्योरिटी के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है और इसलिए चाइना एंड वियतनाम दोनों इसे अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं। जो भी इस एरिया पर कब्जा करेगा वो इकोनॉमिक एडवांटेज हासिल करेगा। यहाँ पर हमने बात करी कि इस खाड़ी में नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल का भंडार है। तो चलिए इसको बहुत ही सिंपल तरीके समझते हैं कि क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस पानी के नीचे समुद्र में कैसे बनते हैं। अगर किसी को डाउट आ रहा है तो इसको भी क्लियर कर लेते हैं। देखिए, लाखों करोड़ों साल पहले समुद्र में छोटे छोटे एल्गी और माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते थे। जब ये मरते जाते थे तो समुद्र की तलहटी जो थी, सी फ्लोर, उसमें नीचे दब जाते थे। धीरे धीरे इन पर मड, सैंड और रॉक्स जमा होने लग जाती थी। ये प्रक्रिया हजारों लाखों सालों तक चलती रहती थी। जैसे जैसे समय बीतता गया, इन मरे हुए जीवों की परतें गहराई में दबती चली गई। समुद्र की गहराई में बहुत ज्यादा प्रेशर और बहुत ज्यादा हीट होती है। ये हीट और प्रेशर इन ऑर्गेनिक मैटर्स को धीरे धीरे पेट्रोलियम और नेचुरल गैस में बदल देती हैं। ये प्रक्रिया करोड़ों सालों तक चलती रहती है और इसी से समुद्र के नीचे तेल और गैस के भंडार बनते हैं। जब तेल और गैस बनते हैं तो ये पोरस रॉक्स के अंदर जमा हो जाते हैं, लेकिन ये ऊपर की ओर निकलने की कोशिश करते रहते हैं क्योंकि ये पानी से हल्के होते हैं। अगर ऊपर कोई मजबूत चट्टान इन्हें रोक ले तो ये फंसकर वहीं पर जमा हो जाते हैं। यही जगह तेल और गैस का भंडार कहलाती है। वैज्ञानिक सिस्मिक सर्वे करते हैं जिसमें समुद्र में वाइब्रेशन पैदा करके देखा जाता है कि नीचे कौन कौन सी चट्टानें और परतें हैं। फिर समुद्र में ऑयल ड्रिलिंग मशीन लगाई जाती है जो बहुत गहराई तक खुदाई करती है, ड्रिलिंग करती है और तेल और गैस को निकालती हैं। तो आपको समझ में आया होगा, गल्फ ऑफ टोंकिन की बात कर रहे हैं हम, तो यहाँ पर ऑयल एंड गैस के बड़े भंडार मौजूद हैं। इसीलिए चाइना और वियतनाम की नज़र जो है इस खाड़ी पर बनी रहती है। सेकेंड सिनेरियो डिस्कस करते हैं। सेकेंड कारण, ये इलाका जो है साउथ चाइना सी के सबसे क्रिटिकल ट्रेड रूट में आता है। यहाँ से हर दिन सैकड़ों कमर्शियल शिप्स गुजरते हैं जो ग्लोबल ट्रेड के लिए बहुत ही जरूरी होते हैं। जो देश इस रूट को कंट्रोल करेगा वो व्यापारिक गतिविधियों को इन्फ्लुएंस कर सकता है। ये जो इलाका है ये समुद्री जीवन और फिशरीज, जो मछली पालन होता है, उसके लिए भी बहुत ही ज्यादा रिच है। वियतनाम और चीन दोनों ही फिशिंग राइट्स को लेकर लड़ रहे हैं क्योंकि यहाँ से लाखों लोगों की आजीविका जुड़ी हुई है। तो सीधी सी बात है, समझो तेल और गैस से पैसा बनेगा, यहाँ पर मछली पकड़कर व्यापार होगा, समुद्री रास्ते पर कब्जा होने से स्ट्रेटेजिक एडवांटेज मिलेगा। यही वजह है कि चीन और वियतनाम दोनों इस इलाके पर अपना दावा ठोक रहे हैं। आपको इंपॉर्टेंस समझ में आ गई इस इलाके की। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और इस विवाद की हिस्ट्री को डिस्कस करते हैं, थोड़ा सा इतिहास को समझते हैं। अब अगर हमें इस विवाद को अच्छे समझना है, थोड़ा सा पीछे चलना पड़ेगा। देखो भैया, अगर समुद्र एक खजाना होता तो कौन उसे अपने पास रखना चाहता? इसका जवाब है हर कोई, सभी को चाहिए। यही वजह थी कि टोंकिन की खाड़ी हमेशा से विवादों का केंद्र रही। कई सौ साल पहले वियतनाम चीन के अधीन था। चीन ने इसे अपनी संस्कृति, राजनीति और शक्ति का हिस्सा माना, लेकिन समय के साथ वियतनाम ने खुद को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में स्थापित कर लिया
और चीन से दूर जाने लगा। ये चीन को पसंद नहीं आया था, लेकिन उसने इसे नजरअंदाज कर दिया, कम से कम उस वक्त तक जब तक वियतनाम उसके लिए खतरा नहीं था। समय बीत जाता है, यूरोप में औद्योगिक क्रांति हमको देखने को मिलती है। अब दुनिया की महाशक्तियां इन इलाकों पर कब्जा जमाने लगी। इसी कड़ी में फ्रांस ने 1858 में, 19वीं सदी की बात कर रहे हैं हम, 1858 में वियतनाम पर हमला कर दिया। किसने? फ्रांस ने। 1858 से लेकर 1885 तक फ्रांस ने धीरे धीरे पूरे क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। 1887 में फ्रांस ने वियतनाम, कंबोडिया, लाओस, इन सब को मिलाकर फ्रेंच इंडो चाइना नाम से एक उपनिवेश बना लिया। लगभग 70 सालों तक फ्रांस ने वियतनाम पर शासन किया, लेकिन इस दौरान वियतनामी लोग अपनी आज़ादी के लिए लड़ते रहे। धीरे धीरे समय निकला, दूसरे विश्व युद्ध तक हम पहुंच जाते हैं। दूसरा विश्व युद्ध छिड़ गया था। फ्रांस को खुद को बचाने की फिक्र थी, लेकिन इसी बीच जापान ने 1940 में वियतनाम पर हमला कर दिया और फ्रांस को हरा दिया। 1945 में जब जापान युद्ध हार गया, वर्ल्ड वॉर 2 में उसकी हार हुई, तो वियतनाम ने अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी, लेकिन फ्रांस ने फिर से वहां पर आने की कोशिश की। एक नया युद्ध फिर से छिड़ गया, फ्रांस बनाम वियतनाम, 1946 से लेकर 1954 तक। 1954 में बात करें तो वियतनाम ने फ्रांस को हरा दिया। दिएन बिएन फू की लड़ाई में फ्रांस की हार हो जाती है, उसे वियतनाम छोड़ना पड़ता है। अब वियतनाम यहाँ पर दो हिस्सों में बढ़ गया था, कम्युनिस्ट वियतनाम और रिपब्लिक ऑफ वियतनाम। कम्युनिस्ट वियतनाम उत्तर वियतनाम, जिसका समर्थन चीन और सोवियत संघ कर रहे थे। रिपब्लिक ऑफ वियतनाम, जिसका समर्थन अमेरिका कर रहा था। इसके बाद समय निकलता है, 1964 का समय आता है। यहाँ पर होती है अमेरिका की एंट्री। 2 अगस्त 1964 को अमेरिकी युद्धपोत यूएसएस मैडॉक्स टोंकिन की खाड़ी गल्फ ऑफ टोंकिन में गश्त कर रहा था। इस दौरान उत्तर वियतनाम की नौसेना ने उस पर कथित तौर पर हमला किया। 4 अगस्त 1964 को अमेरिका ने दावा किया कि उस पर फिर से हमला हुआ है। हालांकि बाद में यह देखा गया था कि ऐसा कोई भी हमला नहीं हुआ था। अमेरिकी राष्ट्रपति लिंडन बी जॉनसन ने गल्फ ऑफ टोंकिन रेजोल्यूशन पारित किया, जिससे उन्हें वियतनाम में सेना भेजने की खुली छूट मिल गई। अमेरिका ने वियतनाम के खिलाफ बड़ी सैन्य कार्रवाई शुरू कर दी। 1965 में बड़े पैमाने पर वहां पर सैनिक तैनात कर दिए। अमेरिका को डर था कि अगर वियतनाम कम्युनिस्ट हो गया तो बाकी दक्षिण पूर्व एशिया भी कम्युनिस्ट बन जाएगा। इसे डोमिनो थ्योरी कहा जाता है। अमेरिका ने दक्षिण वियतनाम का समर्थन किया, जबकि उत्तर वियतनाम को सोवियत संघ और चीन समर्थन कर रहा था। अमेरिका ने इस युद्ध को कम्युनिज्म वर्सेस डेमोक्रेसी की लड़ाई बना दिया और पूरी ताकत झोंक दी। वियतनाम में अमेरिका को यहाँ पर काफी समस्याएं फेस करना पड़ी। वियतनाम का घना जंगल अमेरिकी सैनिकों के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल साबित हुआ। वियतकांग गुरिल्ला लड़ाके छिपकर हमला करते थे और तुरंत गायब हो जाते थे। युद्ध लंबा चलता गया, अमेरिकी सैनिकों की संख्या बढ़ती गई, लाखों सैनिक मारे भी गए, जिससे अमेरिका में विरोध प्रदर्शन शुरू हो जाता है। अमेरिकी जनता को यह युद्ध बेकार और महंगा लगने लगा। 1970 के दशक में अमेरिकी सरकार पर दबाव बढ़ता गया, जिसके बाद 1973 में अमेरिका ने पेरिस पीस अकॉर्ड साइन किया। वियतनाम से अपनी सेना हटाने का समझौता हुआ। 1975 में उत्तर वियतनाम ने दक्षिण वियतनाम पर पूरी तरीके से कब्जा कर लिया और वियतनाम पूरी तरीके से कम्युनिस्ट देश बन गया। अमेरिका इस युद्ध को जीत नहीं सका और उसे पीछे हटना पड़ा। तो इस तरीके से अमेरिका वियतनाम में इंटर करता है और बाहर निकलता है। अब यहाँ से चीन की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। 1974 चीन और वियतनाम का सीधा टकराव होता है। जब फ्रांस और अमेरिका वियतनाम से बाहर हो गए तो चीन ने सोचा कि अब उसे अपने समुद्री क्षेत्र का विस्तार करना चाहिए। 1974 में चीन ने वियतनाम से पेरासेल द्वीप समूह छीन लिया, पेरासेल आइलैंड को छीन लिया। इससे वियतनाम और चीन के बीच पहली बार समुद्री सीमा को लेकर बड़ा सैन्य टकराव हमको देखने को मिला। 1988 में फिर दूसरा युद्ध जो हमको देखने को मिलता है स्प्रेटली द्वीप समूह की वजह से। स्प्रेटली द्वीप समूह टोंकिन की खाड़ी के पास है और कई देश इस पर दावा करते हैं। 1988 में चीन और वियतनाम की नौसेना के बीच में एक बड़ा युद्ध होता है। वियतनाम के 70 से ज्यादा नौसैनिक मारे गए। चीन ने कुछ द्वीपों पर यहाँ पर कब्जा कर लिया। इसके बाद से चीन ने दक्षिण चीन सागर में अपनी उपस्थिति और भी ज्यादा बढ़ानी शुरू कर दी। समय निकलता है, 1990 के दशक में हम पहुंच जाते हैं। सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब 1990 के बाद ये पता चला कि टोंकिन की खाड़ी और दक्षिण चीन सागर में बहुत बड़े तेल और गैस के भंडार हैं। अब चीन ने इस क्षेत्र में आर्टिफिशियल आइलैंड बनाना शुरू कर दिया। वियतनाम ने इसका कड़ा विरोध किया और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से समर्थन मांगना शुरू किया। 2014 जब चीन ने तेल निकाला और वियतनाम में बवाल शुरू हो गया। चीन ने 2014 में इस इलाके में एक बड़ा ऑयल रिग बना लिया।
वियतनाम ने इसे अवैध बताया और देश भर में चीन विरोधी प्रदर्शन और दंगे भड़क उठे। अगर हम आज की स्थिति पे बात करें तो चीन ने नया समुद्री दावा किया और अपनी नौसेना को और भी मजबूत किया। वियतनाम ने भी अपनी सैन्य गतिविधि वहां पर बढ़ा दी। चीन के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जुटाने में लगा हुआ है। अमेरिका भी अपनी इसमें रुचि दिखा रहा है क्योंकि यह इलाका व्यापार और सुरक्षा के लिए अहम है। तो ये पूरी हिस्ट्री को हमने डिस्कस किया कि क्या क्या और कब कब कौन कौन सी घटना हमको इस क्षेत्र में देखने को मिली, कौन कौन से देश इस विवाद में शामिल हैं। तो चीन और वियतनाम। चीन ये दावा करता है कि यह खाड़ी उसके ऐतिहासिक समुद्री नक्शे के अनुसार उसकी है और वियतनाम इसे अपने क्षेत्र का हिस्सा मानता है और चीन के दावे को खारिज करता है। चीन का कहना है कि यह क्षेत्र उसके ऐतिहासिक 9 डैश लाइन के अंतर्गत आता है। चीन यहाँ तेल और गैस के भंडारकों को अपने नियंत्रण में रखना चाहता है। यह इलाका चीन व्यापारिक जहाजों के लिए रणनीतिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण है। 9 डैश लाइन की हमने बात करी तो चीन द्वारा बनाया गया एक काल्पनिक समुद्री सीमा है, इमेजिनरी मैरीटाइम बाउंड्री है, जिसके आधार पर चीन दक्षिण चीन सागर के बड़े हिस्से पर अपना दावा करता है। ये 9 डैश लाइन कहाँ से आई तो 1947 में चीन ने पहली बार इस सीमा को 11 डैश लाइन के रूप में बनाया था। फिर 1950 के दशक में चीन ने इसे संशोधित करके 9 डैश लाइन के रूप में बना दिया। 9 डैश लाइन दक्षिण चीन सागर का लगभग 90% हिस्सा कवर करती है। यह सीमा वियतनाम, फिलीपींस, मलेशिया, ब्रुनेई, इंडोनेशिया इन सब के समुद्री क्षेत्रों से होकर गुजरती हैं। क्या 9 डैश लाइन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है तो नहीं, अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार यह दावा इल्लीगल है। वियतनाम के सिनेरियो को समझें तो वियतनाम का कहना है कि यह क्षेत्र यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी के तहत उसकी सीमा में आता है। इसकी अर्थव्यवस्था के लिए यह जगह बहुत ही अहम है, खास करके मछली पकड़ने और तेल भंडारकों के लिए। वियतनाम नहीं चाहता कि चीन यहां अपना पूर्ण नियंत्रण स्थापित करे। अब सवाल उठता है कि इस समस्या को हल कैसे किया जाए। तो संयुक्त राष्ट्र यूएन को इस विवाद में हस्तक्षेप करके चीन और वियतनाम के बीच बातचीत करानी चाहिए। यूएन क्लॉज यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी के तहत समुद्री सीमाओं को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाना चाहिए। चीन और वियतनाम को आपसी सहयोग से साझा आर्थिक परियोजनाएं बनानी चाहिए। आने वाले वर्षों में अगर इस विवाद का हल नहीं निकलता है तो ये एक बड़े संघर्ष का रूप ले सकता है। तो ये हमने गल्फ ऑफ टोंकिन विवाद को अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया। हर एक छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन हमने कवर करी है। विवाद क्यों शुरू हुआ, इस जगह की क्या इंपॉर्टेंस है, किन कंट्री के बीच में ये विवाद है। यहाँ पर फ्रेंड्स आप सभी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन है, गल्फ ऑफ टोंकिन विवाद किन 2 देशों से संबंधित है। इस क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो यहाँ पर सेशन हमारा कंप्लीट होता है। बहुत ही सिंपल तरीके से हमने इस मुद्दे को समझा है। इसी सिंपल तरीके से अगर आप पूरी जीएस को पढ़ना चाहते हैं तो आप 100 आवर जीएस का मेरा कोर्स ले सकते हैं, जिसमें मैंने आपको कंप्लीट जीएस 100 घंटे में पढ़ाया हुआ है। हर एक जरूरी इन्फॉर्मेशन, एग्जाम ओरिएंटेड इन्फॉर्मेशन मैंने इस कोर्स में आपको प्रोवाइड करी है। सबसे अच्छी बात, बिल्कुल हमने इमेजिनेशन के थ्रू यहाँ पर पढ़ाए। जहाँ पर ट्रिक की जरूरत थी वहाँ पर हमने ट्रिक से पढ़ाए, जहाँ पर कॉन्सेप्ट की जरूरत थी वहाँ पर हमने कॉन्सेप्ट से पढ़ाए। बहुत सिस्टमेटिक मैंने आपके लिए कोर्स प्लान किया है। जीएस को लेकर अक्सर बच्चों को प्रॉब्लम फेस करना पड़ती है। अगर आप इस कोर्स की तरफ जाते हैं तो डेफिनेटली आपको फायदा ही मिलना है। हमारे और सिलेक्शन के बीच में जो दीवार बनकर खड़ा होता है वो खड़ा होता है जीएस। अगर इसको आपने क्रैक कर लिया मतलब सिलेक्शन पक्का होता है। तो इस कड़ी में ये 100 आवर जीएस का जो मेरा कोर्स है ये डेफिनेटली आपको फायदा पहुंचाएगा। अगर आप इस कोर्स को लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहां पर क्लिक कर आप इस कोर्स को एनरोल कर सकते हैं। या फिर फ्रेंड्स क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। वहां पर फाउंडेशन कोर्स में कोर्स बाय अक्षय सर में आपको ज्वाइन करने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो आज के सेशन में इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय।